नमस्ते, मेरा नाम आलोक देवन है। मैं बांदीकुई क्षेत्र में काफ़ी सालों से फिज़िक्स की क्लासेस ले रहा हूँ। आज से मैं ज्योतिबा फुले स्कूल में भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज फर्स्ट डे है, तो आज मैं फिज़िक्स 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की जो मुख्य शाखाएं हैं, फिजिक्स की जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, जिनमें पहले नंबर पर आती है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, और सेकंड नंबर पर आती है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यांत्रिकी का अधिकांश हिस्सा, बल्कि पूरा हिस्सा हम 11th में पढ़ते हैं, और विद्युत चुंबकत्व हम पढ़ते हैं 12th में। 12th का 12वीं का आधे से ज्यादा सिलेबस इसी के बारे में है। विद्युत चुंबकत्व में एक पोर्शन है विद्युत का और दूसरा है चुंबकत्व का। तो कुछ चैप्टर विद्युत से रिलेटेड है, जिसमें पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। नाम से ही पता चल रहा है स्थिर विद्युत की, मतलब विद्युत से संबंधित पढ़ेंगे, लेकिन स्थिर अवस्था का। कहने का मतलब यह है कि जब आवेश स्थिर होता है तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, अपने चारों तरफ क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, उससे संबंधित जो भी आएगा वो स्थिर वैद्युतिकी में आएगा। अगर मान लो आवेश गति करता है, आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि जब तार में आवेश गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी तार में या मुक्त आकाश में, जरूरी नहीं है तार ही हो, खुले में भी अगर कोई आवेश गति करता है तो उसको कह देते हैं हम करंट। वो करंट बन जाता है तो वो कहलाता है धारा विद्युतिकी। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ स्थिर वैद्युतिकी। तो आपके नए सिलेबस में जो एनसीईआरटी है उसमें 2 चैप्टर इसी के हैं, जिसमें आप आवेश के बारे में पढ़ोगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे, विद्युत विभव के बारे में पढ़ोगे। पहले जो 4 चैप्टर में था वो इसमें 2 ही चैप्टर में दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है आवेश से। आवेश, चार्ज। जैसे हम यांत्रिकी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? दूरी, समय, द्रव्यमान, इस तरह से। तो हम इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश विद्युत की सबसे छोटी इकाई है, शुरुआती भौतिक राशि है। तो आवेश क्या होता है? ज्यादातर किताबों में इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि किसी वस्तु में अगर आवेश है, अगर किसी वस्तु में आवेश है तो ये अपने चारों तरफ किसी दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित, अगर उसमें भी आवेश है तो। मान लीजिए चौक में आवेश है और यहाँ कोई दूसरी चीज रखते हैं, उसमें भी आवेश है, तो उसको या तो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। कहने का मतलब यह है कि आवेश एक ऐसा गुण है, वस्तु के अंदर एक ऐसा गुण है जो किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि आवेश इसके अंदर कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है। वस्तु नहीं है। आवेश या तो इलेक्ट्रॉन में होता है या प्रोटॉन में होता है। हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये 2 चीज है जिनमें आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई चीज नहीं है जिसमें आवेश है। प्रोटॉन में ऐसा कुछ अलग से भरा नहीं है जिसमें आवेश है, वो प्रोटॉन के अंदर अंतर्निहित है, मतलब प्रोटॉन का गुण है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का गुण है। तो आवेश की परिभाषा हो जाएगी, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से वह अन्य आवेशित वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, अर्थात प्रभावित कर सकती है। ये हो गया आवेश के बारे में। आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, सब लोग जानते हो, धनात्मक तथा ऋणात्मक।
सब जानते हो आवेश दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो प्रकृति हो गई है आवेश की। इसके बाद में है मूल या न्यूनतम आवेश। ये बेसिक जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है, बाकी सारा मैटर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप इसको पहले समझ लीजिएगा। मूलभूत आवेश, न्यूनतम आवेश, ये होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 गुना 10⁻⁻19 ये आवेश का SI मात्रक है कूलम। तो ये जो आवेश है, ये जो वैल्यू है आवेश की, ये न्यूनतम संभावित वैल्यू है। इससे कम आवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आवेश का मूल स्रोत है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। किसी भी पदार्थ में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता नहीं है, प्रोटॉन भरे होते हैं इसमें, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन का जो आवेश है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, दोनों के परिमाण तो बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। इसका आवेश होता है प्लस का और इसका होता है माइनस का, और इन दोनों की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों पर मान बराबर है। प्रोटॉन का आवेश हो चाहे इलेक्ट्रॉन का, चिन्ह का फर्क है बस। तो आवेश एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, कभी भी हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को नहीं तोड़ सकते। अगर हम कहें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो हम इसको तोड़ें तो वो टूटेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते, तो फिर इस वैल्यू को भी विभाजित नहीं कर सकते। तो किसी भी वस्तु में आवेश कितना होगा वो निर्भर करेगा कि उसमें एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, या इलेक्ट्रॉन की कमी कह सकते हो। जैसे मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। परमाणु है तो वो उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता, हम कहते हैं आवेश जीरो है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलाकर जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दें, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसमें इतना आवेश एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 1e आवेश हो जाएगा इसमें एक्स्ट्रा। अगर मान लीजिए हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका दुगना आवेश हो जाएगा इसमें। अगर और इलेक्ट्रॉन दे दे तो तिगुना हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे अगर आपको आवेश बनाना है। अगर किसी वस्तु में ऋणात्मक आवेश लाना है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता करनी होगी। ऐसे मान लो इसमें आपको धनावेश लाना है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका दुगना आवेश, तो फिर इसके गुना में चलेगा आवेश। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश है वो इनके 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना इस तरह से होगा। इसका 1.5 गुना नहीं हो सकता, इसका 2.5 गुना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1.5 गुना के लिए तो फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालो या 1.5 प्रवेश कराओ, ऐसा होता ही नहीं। आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि न्यूनतम संभावित मान है जिसको बोलते हैं आवेश का क्वांटा। तो ये जैसे एक बार आ गया था क्वेश्चन बोर्ड में कि आवेश के क्वांटा का मान लिखिए, क्वांटा कितना होता है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए आपको जानकारी जरूरी है। ये हो गया मूल या न्यूनतम आवेश। आवेश एक अदिश राशि है, कोई भी भौतिक राशि है। जब आप पहली बार पढ़ते हो भौतिक राशि के बारे में तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये सदिश है कि अदिश है, मात्रक विमाएं क्या है। अगर सदिश है तो थोड़ी बहुत दिशा का भी पता होना चाहिए, अदिश है तो दिशा का कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे ये पॉजिटिव है, हम कह रहे हैं इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव है, उसका दिशा से कोई मतलब नहीं है, वो इसमें फैला हुआ है। तो आवेश के लिए दिशा मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है। इसके बाद
आवेश के मात्रक जानना बहुत जरूरी है। सबसे मेन चीज है एसआई मात्रक। आपको किसी भी भौतिक राशि के बारे में एसआई मात्रक तो याद रखना ही है। तो एक तो इसका हो गया एसआई मात्रक। जो वैज्ञानिक था कूलाम इसका सरनेम है, उसी के सम्मान में इसका मात्रक रखा गया कूलाम, और कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। जब भी कोई साइंटिस्ट का नाम होता है तो मात्रक कैपिटल में रखेंगे, तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम। दूसरा सीजीएस मात्रक। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम, जिसको अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो कितना ही लिखते हैं, स्टेट तो पूरा लिखते हैं और सी ऐसा। तो इसका सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलाम। अब ये तो याद रखने वाली चीजें आपको रटनी ही होंगी, ये तो नाम पर नहीं तो सब। स्टेट कूलाम, इसका और भी नाम है फ्रैंकलिन। अगर सिंबल में लिखते हैं तो एफ। इसका एक और नाम है ESU। ESU की जो फुल फॉर्म है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन आपको सर शॉर्ट में याद करना है, क्योंकि कोई भी मात्रक जब रखा जाता है तो शॉर्ट में रखते हैं। अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि इसका सीजीएस मात्रक या सीजीएस तुल्य मात्रक, तो आप स्टेट कूलाम डायरेक्ट लिख के आ सकते हो, ESU लिख के आ सकते हो। मान कितना होता है 1 कूलाम बराबर 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम या ESU। काफी सारे हो गए, यानी कि इतने सारे स्टेट कूलाम मिलकर एक कूलाम बनाते हैं। इसका मतलब जो एसआई मात्रक है वो सीजीएस मात्रक से काफी बड़ा है। एक कूलाम काफी बड़ा मात्रक है, ये स्टेट कूलाम हो गया सीजीएस मात्रक। एक व्यावहारिक मात्रक और है इसका, जब तक एसआई मात्रक नहीं बनते हैं तब तक कोई मात्रक अगर प्रचलन में आ जाता है तो उसको व्यावहारिक मात्रक कह देते हैं। जैसे केल्विन तापमान का होता है, वो नहीं बना था तो फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड ये यूज करते थे, तो वो व्यावहारिक मात्रक हो गए। मतलब जनरल बोलचाल में यूज करने लगे थे साइंटिस्ट लोग। तो व्यावहारिक मात्रक है कि इसका फैराडे। फैराडे को शॉर्ट में कुछ नहीं लिखते हैं, पूरा ही लिखना पड़ेगा। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। 96,400 कुछ ऐसे होता है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं जानना है आपको, 96,500 याद रखना है। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक में जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम। आपने 11वीं में पढ़े होंगे, ये पूर्व लग नहीं है। मिली, माइक्रो, नैनो, ये तो किसी के भी आगे लग सकते हैं, जैसे मिलीमीटर, मिली सेकंड, मिलीग्राम। ये जिसके भी पहले लग जाएगा इसका मतलब है इसकी जगह 10 की घात -3 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 गुना 10 की घात -3 कूलाम। स्मॉल m का मतलब है मिली और इसका मतलब है 10 की घात -3, तो ये गुणा में आ जाएगा। माइक्रो की जगह 10 की घात -6 कूलाम, नैनो की जगह -9 कूलाम। तो ये जो है ये इनकी जगह ये मान होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि
ये किसी भी मात्रक के आगे लग सकते हैं। जैसे मान लो mm, इसका मतलब बाद वाले का तो मीटर है और पहले वाले का मिली है, तो इसको लिखेंगे 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर मिलीमीटर। तो ये तो किसी के भी आगे लग सकते हैं, तो मैंने इसलिए बताया यहाँ पर ताकि आपके लिए एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि जब भी सवाल आता है तो मिली कूलम, माइक्रो कूलम इस तरह से ही दिए रहते हैं मान। जरूरी नहीं है हमेशा फिक्स राउंड फिगर में देखो। तो बोर्ड पे आपके जितने भी मात्रक आपको जानने हैं आपके सिलेबस में है वो सारे होंगे। कुछ और भी होते हैं कूलम वगैरह, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे उनसे, क्योंकि देखो ये जो है ना सीजीएस मात्रक, ये भी 2 तरह के होते हैं इनमें। एक होता है ईएसयू, एक होता है ईएमयू। लेकिन आप इतने ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आता है वो आता है इसका सीजीएस मात्रक लिखो, फिर वहां दिक्कत होती है कौन सा लिखें। आपको ये वाला लिखना है स्टेट कूलम, ठीक है। इसलिए ज्यादा प्रकार नहीं जाना है, जो अपने सिलेबस में है जो अपने लिए जरूरी है वो इतने हैं, याद रखने ही यहाँ। तो ये हो गए आवेश के मात्रक। इसके बाद है आवेशन, चार्जिंग। सब यूज करते हैं शब्द को, मोबाइल चार्ज कर लो, बैटरी चार्ज कर लो। चार्ज करना मतलब उसके अंदर एनर्जी है, आवेश है, उसको वापस इकट्ठा करना है। मान लीजिए चौक है, चौक तो चलो वैसी चीज है, कुचालक है, इसमें आवेश कैसे है, लेकिन कुछ कुचालक में आ जाता है आवेश, जैसे प्लास्टिक वगैरह में इजीली आ जाता है। इसमें अभी कोई आवेश नहीं है, किसी भी तरह से इसमें आवेश ले आओ उसे कह देंगे आवेशन। किसी वस्तु में आवेश संचित करने को ही आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु में आवेश संचित करना, आवेश इकट्ठा करना, आवेश उत्पन्न करना आवेशन कहलाता है। इसकी 3 विधियां हैं आवेशन की। एक तो है घर्षण द्वारा, दूसरा भौतिक संपर्क या चालन द्वारा, और तीसरा है प्रेरण द्वारा। तीन विधियां हैं किसी भी वस्तु को आवेशित करने की। पहली घर्षण से, दूसरी भौतिक संपर्क सिंपल टच करके, या फिर कह देंगे चालन द्वारा, आवेश बस चल के आ जाएगा, और तीसरी है प्रेरण द्वारा। प्रेरण में बिना टच किए आवेश लाना होता है। तो ये आवेशन की 3 विधियां हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। सबसे पहले इसी विधि की खोज हुई थी। वैज्ञानिकों को जो आवेश का पता चला सबसे पहले इसी विधि से चला था। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग प्रकार की वस्तु हैं और उनको हम आपस में ऐसे रगड़ते हैं, घर्षण होता है। तो जो सतह के संपर्क में आ रही है, बीच की जो सतह है, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ढीले हो जाते हैं। और अलग अलग तरह की वस्तु है तो सब में इलेक्ट्रॉन खींचने की अलग अलग क्षमता होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो जिसमें ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे मान लीजिए ये 2 वस्तु हैं ए और बी, अलग अलग मटेरियल की है, कोई प्लास्टिक की है, मान लो कोई ऊन की है, कांच की है, जो भी। और जब इनको रगड़ेंगे तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाए, जो बीच की सतह है यहां से चले जाएंगे, क्योंकि जैसे आप इनको रगड़ोगे तो सतह पर इलेक्ट्रॉन ढीले हो जाएंगे एनर्जी की वजह से। आप किसी चीज को घिसो तो मटेरियल घिस जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत इजीली है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस का आवेश आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसमें, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें से, इसमें से, तो बदले में इसमें प्लस आवेश आ जाएगा। तो जब दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे दोनों आवेशित हो जाती है। इसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि को, इस विधि में जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन वो धनात्मक होता है, जिसमें से निकलेंगे, जैसे इसमें से निकलेंगे, और जिसमें प्रवेश करेगा उसमें माइनस का है। तो दोनों आवेशित हो गई, जबकि पहले कोई आवेश नहीं था दोनों में, लेकिन अब दोनों आवेशित हो गई क्योंकि दोनों में आवेश का स्थानांतरण हुआ है, एक में से निकले हैं और दूसरे में प्रवेश किया है। तो इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न होता है वो होता है घर्षण द्वारा आवेश। कुछ फेमस एग्जांपल है जो आपको जानने हैं, जैसे मान लो प्लास्टिक या एबोनाइट या एम्बर, ये सब अलग अलग तरह के पदार्थ हैं। हम लोग तो क्या है इतनी बारीकी से पढ़ते नहीं है, हम तो क्या करते हैं सब चीजों को प्लास्टिक की कैटेगरी में ले लेते हैं। लेकिन जब स्पेशली मटेरियल साइंस की बात करते हैं तो प्लास्टिक के प्रकार अलग अलग फाइबर है, इनमें से किसी को भी आप बिल्ली की खाल से रख लो, बिल्ली की खाल जो उसके रोएदार खाल होती है, अगर उससे हम मान लो प्लास्टिक की कोई छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, उसको रगड़ते हैं तो इसमें तो आ जाएगा माइनस और इसमें आ जाएगा प्लस। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टिक में। तो ये काफी फेमस एग्जांपल है, शुरुआत में वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हीं में से है। ऐसे तो दुनिया में हजारों पदार्थ हैं जिनमें आवेश उत्पन्न हो सकता है, हम उनको कहां तक रटेंगे, आपको रटना भी नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 उदाहरण जानने हैं जो आपकी किताब में। तो ये एक कांच और रेशम, कांच और रेशम को रगड़ते हैं तो कांच में प्लस आ जाएगा, रेशम में माइनस आ जाएगा। और एक प्लास्टिक के साथ ऊन को रगड़े, ऊनी कपड़ा ऊन जो होता है उसमें भी प्लस आता है, प्लास्टिक में तो माइनस आएगा। अब अगर आप सोचो कि प्लास्टिक और एबोनाइट को रगड़े तो दोनों में कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर है, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो ऐसा भी नहीं कि हर चीज में आवेश आ जाएगा। ऐसे तो मैं इस चौक को इस बोर्ड पे चलाता हूँ, रगड़ ही रहा है ये भी, लेकिन ना तो इसमें आवेश आ रहा है ना ही इसमें आवेश आ रहा है। लगातार बादल हवा में चलते रहते हैं, एक बादल इधर से आया, दोनों आपस में टच करके निकल गए, हवा अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग दिशा में चलती है तो वो टकराते रहते हैं। अब हवा में धूल के कण होते हैं, जल के कण होते हैं, और भी पार्टिकल हो सकते हैं, तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसी आवेश से बिजली चमकती है। तो बादलों में जो आवेश आता है, बादलों से जो बिजली गिरती है, जिसे हम कहते हैं बिजली गिरना, वो घर्षण द्वारा आवेशन का ही एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आप लोग एक प्लास्टिक के स्केल को सिर पे रगड़ो और जमीन पे पड़े हुए छोटे छोटे कागजों के पास ले जाओ तो कागज चिपक जाते हैं। बचपन में हम भी करते थे ऐसा। तो वो सब क्या है, आपने प्लास्टिक को बालों से रगड़ा तो बाल में तो आ गया पॉजिटिव और प्लास्टिक में आ गया माइनस का, प्लास्टिक में हमेशा माइनस आया। अब आप उसके साथ कोई भी चीज को पास में लाओ तो जो हल्की सी चीज है, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत आवेश है तो आकर्षित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये घर्षण द्वारा आवेशन है, इससे ज्यादा आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते। इसकी ये कमी है कि इससे हम ज्यादा बिजली नहीं बना सकते। आप प्लास्टिक में कितनी देर आप स्केल से रगड़ के उससे थोड़ी कि काफी देर तक बिजली चला दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप मोबाइल को चार्ज करना चाहो कि हम रगड़ के मोबाइल को चार्ज कर दें किसी विधि से, तो नहीं हो पाएगा, बहुत कम आवेश होता है। बस ये है कि हाँ ये शुरुआत में था, एक विधि है ये, तो एक विधि तो हो गई है। दूसरी विधि है भौतिक संपर्क या चालन द्वारा। भौतिक संपर्क द्वारा या चालन द्वारा।
मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं ए और बी, दो चालक गोले हैं, धातु के गोले हैं, दोनों में से एक में आवेश है और दूसरे में आवेश नहीं है। ये तो है आवेशित गोला और ये है अनावेशित गोला। एक आवेशित गोला है, दूसरा अनावेशित गोला है। मुझे पता चल रहा है 2-4 मिनट पहले। एक आवेशित गोला है और दूसरा अनावेशित। अनावेशित मतलब कोई आवेश नहीं है इसमें, दोनों के बीच में गैप है। फिलहाल ये जो नीचे रखे हुए हैं ये मान लो कुछ अलग स्टैंड है, लकड़ी वगैरह का स्टैंड है, प्लास्टिक में रबड़ वगैरह ऐसा हो, यानी आवेश इसमें से जमीन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए अर्थिंग नहीं। तो पहला स्टेप हमने लिया जिसमें दो गोले रख दिए। अब हम इन दोनों को नजदीक ले आते हैं और आपस में संपर्क में ले आते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब टच करते हैं तो चालक द्वारा यानी आवेश चल के इसमें चला जाता है, इसलिए बोला है चालक द्वारा। इस विधि का नाम में चालन क्यों आया है? क्योंकि चल के आवेश इसमें चला जाता है। और इसका भौतिक संपर्क नाम क्यों पड़ा है कि इसमें टच करना पड़ता है, तो दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें से कुछ आवेश इसमें चला जाता है। अगर ये दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं, एक जैसी का मतलब साइज बराबर है और एक जैसे पदार्थ के बने हैं, जिस पदार्थ का ये है उसी पदार्थ का बिल्कुल सेम है ये पदार्थ दोनों, तो इसका आधा आवेश इसमें चला जाएगा। और नहीं तो जो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो इससे ज्यादा, आधे से ज्यादा भी खींच लेगा, छोटा होगा तो आधे से कम लेगा। तो कितना आवेश जाएगा इसका हमें नहीं जानना है, हमें ये जानना है बस इसमें से इसमें आवेश ट्रांसफर होगा। ये स्टेप 2। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। दोनों को अलग अलग कर देंगे तो जिसमें जो आवेश है वो उसी में रह जाएगा, दोनों में सेपरेट हो गया। तो पहले जो ए में आवेश था वो अब उसका कुछ हिस्सा बी में भी पहुंच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखने पर आवेशित वस्तु से कुछ आवेश अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे वो जो दूसरी वस्तु है वो भी आवेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को कहते हैं भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। तो ये हो गई आवेशन की दूसरी विधि। इसमें दोनों आवेशित हो गए, ये भी आवेशित हो गया, दूसरे में कोई आवेश नहीं था, लेकिन क्या है आपस में कांटेक्ट में रखने से उसमें आवेश ट्रांसफर होता है। आवेशन की ये दो विधियां होगी, एक घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। दोनों काफी सिंपल हैं। आवेशन ये शुरुआती मेथड था जो वैज्ञानिकों को सबसे पहले मिला, लेकिन इससे ज्यादा आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है भौतिक संपर्क द्वारा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। वर्तमान में अगर किसी में चार्ज लाना है, आवेश लाना है, तो इसी विधि से आता है। मोबाइल को भी हम चार्ज करते हैं तो चार्जर को टच करते हैं प्लग में, प्लग से करंट चल के तार से होता हुआ आता है। तो ये सबसे ज्यादा फास्ट मेथड है, सबसे ज्यादा इसी में आवेश स्थानांतरित होता है। तो दोनों सिंपल विधि है। तीसरी जो विधि है प्रेरण, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी उसको लेंथी है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। आज हमने पढ़ा इसमें आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के मात्रक वगैरह, दिशा वगैरह है या नहीं, और आवेशन की विधियां। एक विधि बच रही है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके।